बीजेपी संगठन ने विस्तारकों से फिर से मांगी रिपोर्ट। तो बीजेपी संगठन ने विस्तारकों से एक बार फिर से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट नहीं देने पर जताई नाराजगी और एक बार फिर से रिपोर्ट की मांग की गई है। तो रिपोर्ट नहीं देने पर आलाकमान ने नाराजगी जाहिर की है। 14 लोकसभा सीटों पर रिपोर्ट बनाने के लिए विस्तारकों को भेजा था, जिनसे अब रिपोर्ट की मांग की गई है और रिपोर्ट नहीं देने पर नाराजगी भी जाहिर की गई है। विपक्ष की 14 मजबूत सीटों की रिपोर्ट आलाकमान ने मांगी थी। 14 हारी हुई सीटों पर 84 विस्तारकों को जिम्मेदारी दी गई थी और 84 विस्तारकों से अब ये रिपोर्ट भी मांगी गई है। आलाकमान ने ये रिपोर्ट मांगी है। 22 बिंदुओं पर काम कर रहे विस्तारकों को ये रिपोर्ट देनी थी, लेकिन विस्तारकों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं पेश की है। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह ने किया जवाब तलब। सपा के पूर्व विधायक समेत 22 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। पूर्व विधायक समेत 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराए जाने की खबर है। सपा से बीकेटी के पूर्व विधायक रहे राजेंद्र यादव भी एफआईआर में नामजद हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रहे रमेश श्रीवास्तव एफआईआर में नामजद है। तो सपा और पूर्व कांग्रेस के विधायक भी इस एफआईआर में नामजद है। रमेश श्रीवास्तव हाल ही में सपा में शामिल हुए हैं, जिनका नाम भी इस एफआईआर में शामिल है। तो सपा के पूर्व विधायक समेत 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही सपा से बीकेटी के पूर्व विधायक रहे राजेंद्र यादव भी एफआईआर में नामजद हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रहे रमेश श्रीवास्तव एफआईआर में नामजद है। तो 22 लोग कुल इस एफआईआर में नामजद किए गए हैं। रमेश श्रीवास्तव हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनका नाम भी अब एफआईआर में सामने आया है। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए सपा के पूर्व विधायक समेत 22 लोगों पर आखिर किस मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, सपा के जो पूर्व विधायक बीकेटी के हैं राजेंद्र यादव, वो भी एफआईआर में नामजद किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक जमीन का जो मामला है वो फर्जीवाड़े की तरीके से कुटरचित दस्तावेज तैयार करके जो एक जमीन को हथियाया गया था, जमीन पर कब्जा किया गया था, उस मामले को लेकर के ये एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अगर बात की जाए चिरहट, इंदिरानगर, अलीगंज समेत कई जिलों में जो लोग रह रहे हैं उनके भी नाम इसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि इसमें नाम कई लोगों के हैं। क्योंकि जो पूर्व विधायक की बात की जाए, चाहे कांग्रेस सीट की बात की जाए, प्रत्याशी जो रमेश श्रीवास्तव, उनका भी नाम शामिल रहा है। क्योंकि जो जमीन पर अवैध कब्जेदारी की को लेकर के जो एफआईआर की बात की गई, इसको लेकर कई बार ऐसे मामले सामने आए जिसमें विधायक और जो राजनेता हैं उन लोगों के संलिप्त होने की बात सामने आती थी, लेकिन मुकदमा नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार जो कार्रवाई की गई है, जिसमें कई जो विधायक और प्रत्याशी और फिर चाहे जो क्षेत्रीय नेता, उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उस मुकदमे के आधार पर गिरफ्तारी ली जाती है या फिर इसमें अभी विवेचना शुरू होती है। ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में बड़े हमले की फिराक में था जेएमबी। तो यूपी में बड़े हमले की फिराक में था आतंकी संगठन जेएमबी। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ मिलकर रची गई थी ये साजिश, जिसका बड़ा खुलासा हो गया है। इसके साथ ही जेएमबी के संदिग्ध आतंकी से एटीएस की पूछताछ में इस पूरे हमले से पहले खुलासा किया गया है। मध्य प्रदेश के बाद यूपी और उत्तराखंड थे आतंकी निशाने पर। अलकायदा सब कॉन्टिनेंट में 100 से ज्यादा स्लीपर सेल काम कर रहे थे, जिसका खुलासा किया गया है। और यूपी में बड़े हमले की फिराक में था जेएमबी। एटीएस के द्वारा की गई पूछताछ में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। कलीम का रुख करते हैं, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए यूपी में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी, कैसे हुआ इसका खुलासा? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, एटीएस की टीम लगातार इस मामले को लेकर के कार्रवाई कर रही थी, फिर चाहे गोंडा, सीतापुर या फिर लखनऊ और सहारनपुर समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, पूछताछ भी की जा रही थी। अभी एटीएस ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के आई थी, उसके बाद उससे भी पूछताछ हुई। तो कई ऐसे खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से इन लोगों के द्वारा एक साजिश रची जा रही थी। जो युवा बेरोजगार हैं उनको बरगलाया जा रहा था और उनको एक पूरी ट्रेनिंग दी जा रही थी, कैसे धमाके करने हैं, क्या कुछ पूरी साजिश रचनी है, कैसे भारत के खिलाफ पूरा काम करना है। तो इन सभी को लेकर के साहित्य की बात की जाए, जो डायरियां मिली है उन सभी को कब्जे में लेकर उस मामले की भी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, जो स्लीपर सेलों का जो काम है, वो 100 से ज्यादा स्लीपर सेल उनके अंडर में काम कर रहे थे। उस मामले को भी लगातार पूरी एटीएस की टीम तहकीकात करी कि आखिर ये स्लीपर सेल किस तरीके से कहां पर पूरी तरीके से सक्रिय है। फिलहाल सहारनपुर की बात की जाए, देवबंद की बात की जाए या फिर राजधानी लखनऊ की बात की जाए और सीतापुर की बात की जाए, इन ऐसी जगहों पर लगातार पहले से चिन्हित किया गया। उन सभी जगहों पर एटीएस की टीम लगातार निगाह भी बनाए हुए है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
राजधानी लखनऊ में फिर बढ़ने लगा डेंगू का ग्राफ। तो डेंगू के मरीजों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां 24 घंटे में डेंगू के 36 नए मरीज सामने आए हैं। तो 36 नए मरीजों की बीते 24 घंटे में पुष्टि की गई है। कई मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये सभी मरीज डेंगू से पीड़ित बताए गए हैं। और 24 घंटे में डेंगू के 36 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा इंदिरा नगर में 5 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। कानपुर में साइकिल सवार कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। साइकिल सवार कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। कानपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां टक्कर से नगर निगम सफाई कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई है। नगर निगम संविदा में तैनात था मृतक राम प्रसाद। नगर निगम संविदा कर्मचारी की मौत से कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिला है और इसके बाद कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए हैं। आक्रोशित कर्मचारियों ने शव रखकर कालपी रोड को जाम कर दिया है। तो आक्रोशित कर्मचारियों ने शव को सड़क पर रखकर जाम भी लगा दिया है। स्थानीय पुलिस सफाई कर्मचारियों को समझाने का भी लगातार प्रयास कर रही है। पनकी थाना क्षेत्र अरमापुर नहर के पास का ये पूरा मामला बताया गया, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मारी है। साइकिल सवार कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, जिसमें कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई है। यूपी में चौपाल के जरिए दूर की जाएंगी महिलाओं की समस्याएं। तो यूपी में अब चौपाल के जरिए महिलाओं की समस्याओं को दूर किया जाएगा। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत चौपाल का आयोजन होगा। इसके साथ ही 15 से 24 अक्टूबर तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क होगा और महिलाओं से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं और कार्यक्रमों की महिलाओं को जानकारी भी दी जाएगी। जन समस्याओं को हल करने में बुंदेलखंड अव्वल है। तो जन समस्याओं को हल करने में बुंदेलखंड अव्वल बताया गया। और वहीं यूपी में चौपाल के जरिए महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा और उन्हें दूर करने का भी आश्वासन दिया जाएगा।